हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे इस चैप्टर को अवॉइड करते हैं और थोड़ा सा बच्चे बोलते हैं कि ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है, समझ में कम आता है। तो आज की वीडियो के बाद बच्चों ऐसा नहीं होने वाला है। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और आज के बाद ये चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। क्लियर बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, डजंट मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब एक्चुअल में हमें यह समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या। ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 4 चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और सेम चैप्टर आप 11th में पढ़ रहे हो। तो आपने 9th में भी पढ़ के आए हो, 11th में भी पढ़ रहे हो। तो बच्चों, आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब 9th में भी है, दो क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। ठीक है, तो किसी भी एटम का ये बेस है ये चैप्टर। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि हम ये समझते हैं कि आखिर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कैसे है, ये सारी चीजें समझते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये डेफिनेशन समझना अच्छे से। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील स्ट्रक्चर ऑफ एटम, structure of atom is called atomic structure। क्लियर बच्चों? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होगी बच्चों। ठीक है, जो आपका चैप्टर का नाम है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर से, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर बच्चों? तो ये तो होगी सिंपल इसकी डेफिनेशन। क्लियर? अब देखो हम इसके पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। और पहला टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये तो आपने करवा दिया। देखो मैं पहला टॉपिक यहां लगाता हूं। पहला टॉपिक है आपका, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब मैं इस टॉपिक को कराने का मतलब आपको समझाऊंगा बच्चों। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी मैं यहां क्यों करा रहा हूं, जबकि आप सोच रहे होंगे सर ये थ्योरी तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करा दी है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बच्चों यही थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्लियर बच्चों? लेकिन यहां इस थ्योरी को कराने का मतलब क्या है ये समझो। एक्चुअल में डाल्टन ने, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी 1808 में। कब दी थी बच्चों? 1808 में ये थ्योरी दी थी, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी गई। और एटम के रेफरेंस में थ्योरी पुट करने वाला डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के लिए कोई थ्योरी पुट करी थी। ठीक है, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और पहले ये थ्योरी बिल्कुल सही मानी गई थी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा और एटम का पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ा, तो उसके बाद ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह गलत हो गई थी। क्लियर बच्चों? सारे पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के गलत हो गए थे। और ये बात हमें पता कब चली थी? जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया। ये पॉइंट है बच्चों यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको कराने का मेरा। ठीक है, कि मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है और उसके रेफरेंस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या कहता है, हमें क्या पता चला स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। आज मैं अगर नॉर्मली आपसे पूछ लूं कि एटम किससे मिलकर बना होता है, तो सिंपली आप क्या आंसर करोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबको पता है ये बात आजकल। ठीक, तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में डाल्टन्स ने जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी का सीधा सीधा रिलेशन किससे था ये समझो बच्चों, कि दिस थ्योरी was related टू
इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, यही तो थी बच्चों। अगर मैं ओवरऑल व्यू देखूं इस थ्योरी का तो क्या था बच्चों, यही तो था कि दिस थ्योरी वाज रिलेटेड टू इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। यानी अगर हम अब देखें यहां पे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब देखो एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कराऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो समझो यहां पे इस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम देखें तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एटम कैन डिवाइडेड, यही तो था, एटम कैन नॉट। यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, जिसका पहला पॉइंट क्या है कि एटम कैन नॉट डिवाइडेड, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिविजिबल। यानी इसका मतलब क्या है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। ये बात किसने कही थी, ये डाल्टन्स ने कही थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये पहला पॉइंट है कि एटम इंडिविजिबल। बट अब देखो अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो और ये बात हमें किसके थ्रू पता चली बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू तो पता चली। जब हमने एटम के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ा तो हमें पता चला कि एटम में तो प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट गलत हुआ कि नहीं हुआ, यानी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट गलत हो गया। यानी एटम क्या है, इंडिविजिबल, बट एटम डिवाइड हो सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखो पहला पॉइंट गलत हो गया इस थ्योरी का, ठीक है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो कंक्लूजन निकल के आया वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही आया कि डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो पूरी गलत प्रूव कर दी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने। क्लियर बच्चों, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे। क्लियर। अब देखो सेकंड पॉइंट, डाल्टन्स की ये डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, समझो इसको, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, यही तो कहता था डाल्टन्स का सेकंड पॉइंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम बट डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। यानी सेम, अब देखो इसका दूसरे पॉइंट का मतलब समझो, डाल्टन की थ्योरी का अकॉर्डिंग समझो। डाल्टन की थ्योरी ये कह रही है, डाल्टन की थ्योरी ये बात कह रही है कि अगर एटम सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है, तो उसके एटम भी सेम होंगे, और अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बच्चों। ये कौन कह रहा है, ये डाल्टन्स की थ्योरी कह रही है। बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा नहीं है। यानी अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की बच्चों, तो आइसोटॉप्स में क्या होता है कि एलिमेंट तो सेम होता है लेकिन एटम डिफरेंट होते हैं। इस चीज को समझो, वो कह रहा है कि सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। यानी सेम एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, सेम। यानी सेम एटम का एलिमेंट कैसा होगा, सेम। बट आइसोटॉप के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो 1h1 1h2 1h3। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो तीनों अलग अलग एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए बच्चों, डिफरेंट हो गया। अब जैसे कार्बन का होता है 6C12 6C13 6C14, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट भी गलत प्रूव हो गया डाल्टन्स की थ्योरी का। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाल्टन्स की थ्योरी ने ये बात बताई थी कि एटम जो होते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। यही तो बात बताई थी कि एटम्स कंबाइंड सिंपल रेशियो, एटम्स कंबाइंड सिंपल रेशियो। ये बात कौन कह रहा है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कह रही है कि ऑलवेज एटम कंबाइन सिंपल रेशियो। बट ऐसा नहीं है बच्चों, सिंपल रेशियो में कंबाइंड नहीं होते। एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब देखो ये आप कहोगे सर ये क्या नया चीज आगे निकल के, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो बच्चों जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो सिंपल रेशियो में नहीं होते।
अब समझो इसका मतलब, जैसे आयरन है, आयरन 2+ और आयरन 3+, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम 2+ की बात करें तो देखो FeO, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, अभी आपको इसमें रेशियो क्या दिख रहा है, 1:1 दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये नहीं होता। इसका होता है आयरन का जो रेशियो होता है वो 0.98 होता है, रेशियो 1। तो एक्चुअल में ये होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। अब देखो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि 1:1 है तो सिंपल रेशियो हो गया, बट एक्चुअल में नहीं होता। जो आयरन होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसका जो रेशियो होता है वो 0.98 रेशियो 1 होता है। तो क्या ये जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो है बच्चों? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इन द केस ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें एटम जो कंबाइंड होते हैं वो सिंपल रेशियो में नहीं होते, बिना सिंपल रेशियो के भी वो कंबाइंड हो सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? और देखो एक और अगला पॉइंट था, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं वैसे ही आपको ओरली बता देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल्टन्स की थ्योरी का, जो गलत प्रूव हुआ था, किसने? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने किया था। वो क्या था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो सब कुछ सिंपल सी बात है कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कह रही है बच्चों। लेकिन अगर आप रेडियो एक्टिव की हेल्प से, ठीक है, रेडियो एक्टिव टेक्निक से आप एटम को बना भी सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। तो एटम कैन क्रिएटेड, कैन डिस्ट्रॉयड। एटम को आप तोड़ भी सकते हो और एटम को बना भी सकते हो। किसकी टेक्निक से? रेडियो एक्टिव की टेक्निक से। और किस तरह से, तो वो सारे हम जब चैप्टर को हम फर्दर स्टडी करेंगे तो पूरा हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कराई है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में कराने का मतलब क्या था कि मैंने दोनों को कंपेयर किया है कि ये थ्योरी फेल कैसे हुई थी और क्यों फेल हुई थी बच्चों। समझ में आ रही है ना ये बात? पुरानी थ्योरी के मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं जो डाल्टन्स की थ्योरी थी, एक एक पॉइंट, और उसको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो खत्म क्यों हुई। ठीक है, क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों हम फर्दर आगे चलते हैं। चलो इसको रफ करते हैं। वेरी गुड। अब अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं बच्चों। अब देखो, अब हम यहाँ पे जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो वो है कि हमें ये तो पता चल गया अभी, देखो हमें कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि इनसे क्या मिलके बना है? एटम। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। एक्चुअल में क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज, कैथोड रेज, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सारे मॉडल सिलेबस से हटा दिए हैं। इतनी सारी चीज इस चैप्टर से हटा रखी है सीबीएसई बोर्ड ने। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये सारे सिलेबस से हटा दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं बच्चों कि बोहर मॉडल से स्टार्ट करते हैं, और एक्चुअल में आपका ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो बोहर मॉडल से ही स्टार्ट होता है। बट मैं आपको बच्चों यहाँ पे एनोड रेज की डिस्कवरी भी कराऊंगा, कैथोड रेज की डिस्कवरी भी कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, थॉमसन मॉडल में सारी चीजें आपकी कराऊंगा। जो आपके सिलेबस में नहीं है इवन मैं वो भी कराऊंगा। उसका रीजन ये है बच्चों कि अगर हम जो चीज हटा दी गई है, अगर वो हम स्टडी नहीं करेंगे और मैं डायरेक्ट आपको बोर मॉडल कराने लग जाऊंगा तो बच्चों आपकी समझ में ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस चीज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें आगे की फर्दर चीजें समझ नहीं आएंगी बच्चों। अभी एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके ये चीज पूछी थी कि सर एक बात बताओ, हम इतने सारे मॉडल पढ़ते हैं, जैसे हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा वो फेल हो गया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा वो फेल हो गया, उसके बाद हमने बोर मॉडल पढ़ा। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, बोर मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल, उससे हमारा ऑलमोस्ट 80% ये चैप्टर कवर हो जाएगा बच्चों। अगर हम बोर मॉडल स्टार्ट कर लेंगे और बोर मॉडल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 80% हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे मुझसे कमेंट करके बच्चे ने पूछा था कि सर आप थॉमसन मॉडल क्यों पढ़ाते हो,
रदरफोर्ड मॉडल क्यों पढ़ा रहे हो जबकि फेल हो गए थे? डायरेक्ट आप बोर मॉडल पढ़ाओ ना। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात समझो, जो मॉडल फेल हुए थे अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे, ये बात हमें आज पता है ना कि ये मॉडल पास सही सक्सेस हो गया तो सीधा उठा के उसी को पढ़ लो। लेकिन बच्चों, जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी कि मॉडल फेल क्यों हुए, क्या रीजन था जो कि इस मॉडल की जरूरत पड़ी, तो तब तक अगर मैं डायरेक्ट आपको बोर मॉडल कराऊंगा तो शायद है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आपको थॉमसन मॉडल जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि थॉमसन मॉडल में कमी क्या थी। उसके बाद फिर हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, फिर वहां भी हमें पता चलेगा कमी क्या थी, देन हम बोर मॉडल तक पहुंचेंगे बच्चों। तो अगर डायरेक्ट मैं आपको कराऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना आपके लिए। इसके लिए जो चीज सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताई आपको कि कल आप ये ना कहो कि नहीं सर ये तो सिलेबस में नहीं है फिर भी आप हमें पढ़ा रहे हो। तो एक्चुअली बच्चों सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रोटॉन से नहीं आएंगे, एनोड रेज या कैथोड रेज से, रदरफोर्ड मॉडल से या थॉमसन मॉडल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं बच्चों। तो चीज आना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? तो ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पहला टॉपिक इस चैप्टर का, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल कौन है बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल अभी मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे एटम बना है। तो इन तीनों की 1 बाय 1 हमें स्टडी करनी है बच्चों। तो पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो करेंगे बच्चों। पहला फंडामेंटल पार्टिकल कौन है हमारा? इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने के लिए हमें इसके अंडर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, तब हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ, सीक्वेंसिंग समझना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज समझ में आ गया तो आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ ही जाएगा अपने आप। तो सबसे पहले तो आपको याद ये समझना है अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ रहे हैं बच्चों। यानी कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है बच्चों? फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी चीज जिस चीज से मिलके बनती है तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल चीज। तो अगर हम एटम को देखें तो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही तो हैं। तो मतलब इसके क्या हो गए? फंडामेंटल चीज हुई कि नहीं हुई? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्लियर? तो हमारा पहला फंडामेंटल पार्टिकल कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे क्या लगाई? हेडिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज आपको समझ में आ गया तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रोक्स। ठीक है बच्चों, क्या साइंटिस्ट था? विलियम क्रोक्स। ये साइंटिस्ट था विलियम क्रोक्स, और इसने ये 1879 में ये साइंटिस्ट था विलियम क्रोक्स। 1879 में इसने एक सेटअप तैयार किया था। ठीक है बच्चों, वो मैं यहां पर तैयार कर देता हूं। ये सेटअप ये था इसका, ये एक इसने ट्यूब ली थी, सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसको बोलते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब इसको ध्यान रखना मैं किस तरह से सेटअप बना रहा हूं। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, इसको आप सिलेंड्रिकल ट्यूब भी बोल रहे हो या फिर इसको क्रुक्स ट्यूब भी बोल सकते हैं बच्चों, क्रुक्स ट्यूब। क्योंकि कौन से साइंटिस्ट ने तैयार करी थी? क्रुक्स ने तैयार करी थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। क्लियर बच्चों? ओके, देखो ये क्रुक्स ट्यूब भी। उसके बाद इसने क्या किया कि इसमें एक तरफ तो इसने लगाया, इधर इसने लगाया एनोड और इधर एक प्लेट लगा दी क्या बच्चों? कैथोड। क्लियर? एनोड और कैथोड। क्लियर? बस आपको ये जो मैं बना रहा हूं यहां पे पिक्चर, इस पर फोकस रखना है और एक एक अच्छे से समझना है। तो अब उसके बाद यहां पे क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। क्लियर बच्चों? ये यहां पे इसकी बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये ठीक। ये इसका पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। क्लियर बच्चों? और यहां पे लगा दिया वैक्यूम। क्लियर? ये वैक्यूम लगा दिया बच्चों, वैक्यूम। ठीक, ये वैक्यूम लगा दिया। ये यहां पे अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये कैसी पोल होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे बच्चों। और ये कैसी होगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव की वजह से इसको क्या बोलेंगे?
कैथोड बोलेंगे बच्चों। और ये क्या लगा दिया आपने, ये आपने लगा दिया वैक्यूम। क्लियर बच्चों। यहां पे क्या लगा दिया आपने, बैटरी। और ये बैटरी जो लगाई है इसमें क्या है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्ट। हाई वोल्ट का मतलब 10,000 वोल्ट। समझ सकते हो आप कितना ज्यादा करंट होगा, 10,000 वोल्ट। क्लियर। ये देखो सेटअप समझ में आ रहा है। इस तरह से सेटअप तैयार करा था किसने, विलियम क्रुक्स ने ये सेटअप तैयार किया था। क्लियर बच्चों। और इसके अंदर गैस फिल करी थी, इसमें कोई सी भी गैस फिल कर दो आप, गैस में कोई डजेंट मैटर, कोई भी नहीं है, कोई सी भी गैस फिल कर सकते हो इसमें। ये गैस फिल कर दी। अब देखो ये आपकी कैथोड हो गई, ये एनोड हो गई, ये वैक्यूम हो गया। एक्चुअल में वैक्यूम क्यों लगाया यहाँ पे, इसका मतलब समझो कि जब करंट पास किया जाएगा तो गैस आयोनाइज होगी, आयोनाइज होगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो ये ट्यूब को फटने के चांसेस हो सकते थे। तो ये वैक्यूम क्या कर रहा है, प्रेशर को मेंटेन कर रहा है बच्चों। समझ में आ गई बात। तो ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये फटेगी नहीं, क्योंकि अगर ये पूरी क्लोज होती तो जब ये बैटरी इसमें करंट पास हुआ था, करंट भी कितना है, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट करंट। समझ सकते हो बच्चों कितना ज्यादा करंट होगा। तो जब ये जाएगी तो गैस पार्टिकल क्या होंगे, आयोनाइज होना शुरू होंगे। तो आयोनाइज क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो, तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये फट ना जाए, इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया था, वैक्यूम। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम ब्रुक्स ने सिलेंड्रिकल ट्यूब में वैक्यूम क्यों लगाया था। क्लियर। तो इसका आंसर ये है। अब देखो एनोड कैथोड पूरा सेटअप तैयार हो गया। सेटअप सबकी समझ में आ गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करी, करंट पास किया, तो उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, किसने, विलियम क्रुक्स ने। तो इसने देखा, इसने क्या देखा कि यहां से कुछ रेज इमिट हो रही हैं। ये देखो ये रेज जा रही हैं इधर, ये रेज इधर जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया कि एक कोटिंग कर दी यहाँ पे, ये देखो ये दिख रही है ना, एक कोटिंग कर दी यहाँ पे। किसकी कोटिंग थी बच्चों, ये कोटिंग थी जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी यहाँ पे। क्लियर बच्चों। अब देखो हम डिस्कवरी क्या कर रहे हैं बच्चों, कैथोड रेज, यही तो कर रहे हैं। विलियम ब्रुक्स ने 1879 में सेटअप तैयार किया। क्लियर। ये सब उसके करंट जब पास किया तो इसने ऑब्जर्व क्या किया कि यहां से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि इधर जा रही हैं एनोड की तरफ। अब ये रेज निकल कहां से रही है बच्चों, कैथोड के पोल से निकल रही है ना, और जा किधर रही है, ये एनोड की तरफ। तो जो कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज जा रही हैं, इसी रेज को इसने क्या नाम दिया बच्चों, कैथोड रेज। और ज्यादा कोई बहुत बड़े इसमें थ्योरी नहीं लगानी है आपको। क्यों, क्योंकि ये कौन से पोल से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, तो इसी वजह से इसने क्या नाम दिया इनको, कैथोड रेज। समझ में आ गया बच्चों, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यही डिस्कवरी है कैथोड रेज की। कैथोड पोल से निकल रही हैं तो इसको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। क्लियर बच्चों। अब देखो समझ में आ गई बात, यही सेटअप था और यही से डिस्कवरी हो गई थी कैथोड रेज की। अब आप सोच रहे होंगे सर हम आपने मेन हेडिंग तो डलवाई है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट कैथोड रेज की डिस्कवरी तो आप हो गई, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन का तो कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चों कूल डाउन, बी पेशेंस, हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंचेंगे, मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करके आपको बताऊंगा। क्लियर बच्चों। अभी ये सेटअप समझो, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ था, मजेदार बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि विलियम ब्रुक्स ने यहां पे इन रेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आ जाता है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज की, मैं यहां पे थोड़ी जगह कम है, मैं ओरली बोल रहा हूं, आप राइट डाउन कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड। दे आर ट्रेवल, ठीक है बच्चों, लिखो यहां पे दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और किससे, हाई स्पीड के साथ। मतलब इनकी ट्रेवल होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करेगी बच्चों। समझ में आ गई बात, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों इनकी क्या होती है कि कैथोड रेज ट्रेवल कैथोड टू एनोड। ये कैथोड से एनोड की तरफ ही ट्रेवल करेगी, ये इधर से इधर नहीं करेगी। अब इधर जैसे मान लो आप देख रहे हो इधर नहीं रेज आ रही है, एनोड कहां है, यहाँ, तो कैथोड से एनोड की तरफ ही ट्रेवल करेगी। क्लियर बच्चों। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट।
कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब देखो तीसरे पॉइंट का मतलब समझो। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर ये जो प्लेटिंग कोटिंग करी है ZnS की जिंक सल्फाइड की, इसका क्या रोल है? ये तो कोई आपने बताया नहीं अभी, तो इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूं बच्चों कि ZnS का रोल क्या है यहाँ पे, उसका मतलब समझो। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब रेज यहां से निकली, मान लो यहां से निकल रही है, तो वो कितने अमाउंट में निकल रही हैं हमें तो नहीं पता ना, कितने अमाउंट में निकल रही हैं। ये चीज तो जब पता चलेगी, ये इसलिए लगाई गई थी कि यहां से कोई रेज, अब जिस ट्यूब के अंदर है रेज, तो हमें दिखाई तो दे नहीं रही होंगी, ट्यूब के अंदर है, गैस भरी हुई है, उसके अंदर जो रेज है हमें दिखाई तो नहीं दे रही होंगी। जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी है बच्चों, ट्यूबलाइट के अंदर गैस होती है तो गैस पार्टिकल होते हैं, लेकिन उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो उसमें भी यही चीज होती है। क्या हमें वो रेज दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती ना बच्चों, तो यहाँ भी हमें नहीं दिखाई दे रही होंगी। लेकिन जो जिंक सल्फाइड लगाई है, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी रेज इसको आगे हिट करेगी तो ये स्पार्क और साउंड प्रोड्यूस करती है, स्पार्क और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मान लो अभी मैंने कोई चीज हिट करी, एक बार साउंड हुआ, तो दूसरा साउंड कितनी देर बाद हो रहा है, समझ में आ रही है बात? उससे हमें क्या पता चल जाएगा? उससे हमें यही तो पता चलेगा बच्चों कि जो रेज आ रही है वो कितनी टाइम के बाद आ रही है। क्लियर? तो यहां से पता चल रहा है। और जब बार बार ये इसको हिट करेगी तो ये किसकी है? मेटल की तो बनी है ना बच्चों, तो ये क्या होगी? गर्म होगी कि नहीं होगी? तो मतलब ये इन्होंने कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया ना बच्चों। क्लियर? ओके। अब देखो अगली चीज कि दे कैरी नेगेटिव चार्ज, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो रेज होती हैं ये बच्चों नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये कौन से पोल से निकल रही है, चीज समझो, ये कैथोड से निकल रही है, और कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव। तो ये चार्ज कैसा होगा इनके अंदर? नेगेटिव चार्ज होगा ना बच्चों, समझ में आ रही है बात? अगला पॉइंट कि ये जो रेज होती है ना बच्चों, ये मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। अब इस पॉइंट पे आप फोकस करो, यहीं से आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगी। ये मटेरियल ऑफ पार्टिकल की बनी होती है। अब देखो समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सेटअप इतना करके, ठीक है, वैसे इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती हैं ये, ठीक है, फ्लोरोसेंट इफेक्ट शो करती हैं, और भी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, ये काफी होती हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए अगर आ जाए तो, ठीक। उसके बाद समझो, इतना सेटअप बनाने के बाद विलियम क्रुक्स ने इसको छोड़ दिया एज इट इज। उसके बाद क्या हुआ था? 10 साल बाद, अभी ये कितना है? 1879 है ना बच्चों, 1879, तो 10-15-20 साल बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था, अब इसको नोटिस करो, जिसका नाम था जे थॉमसन, ठीक बच्चों, जे थॉमसन, ठीक है। 1897 ये था, 1890, देखो 1879 और 1897, ठीक बच्चों, इतना टाइम जे थॉमसन आया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि विलियम क्रुक्स ने सिर्फ ये बताया था कि ये कैथोड रेज होती हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होती हैं, जो कैसा चार्ज कैरी करती हैं? नेगेटिव। और इस रेज को इसने क्या बताया? कैथोड रेज। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात कि ये जो जे थॉमसन साइंटिस्ट आया था, इसने क्या किया कि जो ये सेटअप इसने बनाया था विलियम क्रुक्स ने, इस तरह के इसने 4-5 सेटअप बनाए, 1 2 3 4 5 सेटअप। क्योंकि क्या हुआ था कि जब विलियम क्रुक्स ने सेटअप बनाया था तो एक सेटअप था तो एक ही तरीके की गैस इसमें फिल करी होगी बच्चों। क्लियर? एक ही तरीके की गैस फिल करी होगी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि इसके बाद इनको लगा कि हो सकता है ये गैस की वजह से ऐसा इफेक्ट शो कर रही हो, ये जो रेज इमिट हो रही हैं ये हो सकता है गैस की वजह से हो रही हो। तो इसने क्या करा कि इस तरह के 4-5 सेटअप तैयार करे और सब में डिफरेंट गैसेस को फिल कर दिया। समझ में आई बात? 4-5 सेटअप बना के डिफरेंट गैसेस को फिल कर दिया। और उसके बाद क्या किया इसने, उन सबका रिजल्ट देखा तो उसको रिजल्ट सेम मिला, यानी सबके अंदर ही ये रेज इमिट हो रही थी। इसका मतलब विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो जस्टिफाई हो गया था। और जे थॉमसन ने ये बात कह दी थी कि विलियम क्रुक्स जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और फाइनली ये प्रूव हो गया था कि विलियम क्रुक्स ने जो इन रेज को कैथोड रेज बताया है, इनको कैथोड रेज ही बोला जाएगा। ये किसी गैस की वजह से नहीं हो रही है और ये सबके साथ ही ये हो रहा था। क्लियर? तो ये प्रूव कर दिया था। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या काम किया था कि ये जो रेज हैं, मेरी सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये चैप्टर एक्चुअली बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चैप्टर थ्योरेटिकल बहुत है और शुरुआत में आपको थ्योरेटिकल ही बहुत ज्यादा लिखना है इस चैप्टर के अंदर और थ्योरी को ही समझना है इस चैप्टर में। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि थ्योरी समझ में आ गई तो आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएंगे इसके। ठीक है ना बच्चों? तो थ्योरी पे फोकस रखना है बस।
मैं क्या स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं। अब देखो क्या हुआ था, विलियम क्रूक्स ने क्या बताया, ये रेज कैसी है, नेगेटिव चार्ज। अब एक्चुअली ये जो रेज आ रही हैं, मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था बच्चों, अगर याद हो तो, कि ये जो रेज होती है मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं। समझ में आ गई बात। तो ये जो रेज हैं इसके अंदर ये मटेरियल पार्टिकल्स की हैं। अगर मटेरियल पार्टिकल्स की हैं तो इनके अंदर मास प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, वेट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अगर मटेरियल पार्टिकल की कोई चीज बनी है तो उसके अंदर वेट या मास, एक ही चीज होती है केमिस्ट्री में, तो वेट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, मास डेफिनेटली होगा। तो इसके अंदर अब जो ये मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट होगा इस रेस के अंदर, ठीक है बच्चों, जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसी पार्टिकल को जे थॉमसन ने क्या नाम दे दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मैंने आपको इतनी कहानी क्यों बताई कैथोड रेज की, इसी वजह से। ये जो रेज हैं इनके अंदर जो मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है उसी पार्टिकल को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस रेज के अंदर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पोल से निकल रही है। जब इसके अंदर चार्ज नेगेटिव प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा बच्चों। वो पार्टिकल भी कैसा प्रेजेंट होगा बच्चों, नेगेटिव। तो और इसी पार्टिकल को इसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया बच्चों। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो होगी ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई ना अच्छे से, क्लियर बच्चों। तो डिस्कवरी, अब मैं आपको अगर, अब देखो ये चीज सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है और मैं कैथोड रेज ना पढ़ाऊंगा आपको, तो आप डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ ये दो बातें आपको बता देता अभी कि जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, दैट्स इट, काम चल जाता है। इतने से नहीं चलता बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीज आपके सिलेबस से बेशक हट गई है बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपके अगर आपको फर्दर टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो आपके जो बैकवर्ड टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों, क्लियर। तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम एक एक करके ये सभी फंडामेंटल पार्टिकल को क्लियर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी। उसके बाद मैं आपको सारे मॉडल्स कराऊंगा। थॉमसन का मॉडल, यानी जो जे थॉमसन है ना, तो यहाँ पे इसने 1897 में आके ये इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवरी कर दी, इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हमें पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे थॉमसन मॉडल। ठीक है बच्चों, थॉमसन मॉडल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हैं, एटम में किस तरह से कहां प्रेजेंट है। ये तो पता चल गया कि एक कोई पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये बात किसने बताई, थॉमसन ने। देखो सारा काम किसने करा, विलियम क्रूक्स ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया और बताया किसने, वो बताया जे थॉमसन ने। किस तरह से मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर बच्चों। तो ये हमारा पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल की डिस्कवरी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है बच्चों। और आप बिल्कुल भी कूल डाउन होकर पढ़ाई करनी है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा बच्चों, आई प्रॉमिस टू यू। बहुत इजी बनाऊंगा मैं इस चैप्टर को आपके लिए और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थियोरेटिकल चैप्टर है तो आपको मेरे हर एक स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है और आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं बच्चों। सेल्फ हर चीज़ मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज, आप उस पर फोकस रखिएगा। और जब भी आप वीडियो को देखो तो एक नोटबुक लेके बैठो और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको राइट डाउन करिएगा बच्चों। तुरंत वीडियो को पोस्ट करके आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको टाइम देता हूँ, क्लियर बच्चों। तो डूइंग हार्ड वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, काम हम दोनों मिलकर करेंगे, आप भी और मैं भी। होमवर्क पे ध्यान रखना बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है आपका, उस पर फोकस रखिएगा, क्लियर बच्चों। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो बच्चों जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो बी हैप्पी, बाय बाय।